आइसक्रीम की शुरुआत हुई थी, द ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ आइसक्रीम, वो कैसे हुआ था? जैसे आइसक्रीम की जो इन्वेंशन है वो इटली में हुई और कुल्फी की इन्वेंशन या बर्मा या इंडिया में हुई। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी तक एक डिबेट की तरह चलता है या? कि ये जो शुगर फ्री आइसक्रीम्स है इसके अंदर क्या जाता है सर? पहले लोग लिखते थे शुगर, अभी उसमें क्लेम आया नो एडेड शुगर। कॉमन पर्सन को क्या पता चलेगा नो शुगर, नो एडेड शुगर, शुगर फ्री में क्या फर्क है? एग्जैक्टली वही। तो एक कोई लिखता है डायबिटिक फ्रेंडली, अब ये तीसरा टर्म भी शुरू हुआ है। देखो डायबिटीज वाले को बहुत सी चीजें अलग अलग तरीके के डायबिटीज होते हैं। किसी को शुगर वाला आइसक्रीम खाने से नुकसान करेगा, किसी को शुगर बिना का आइसक्रीम खाने से भी नुकसान करेगा। ये जो ये मिथ है सबके दिमाग में कि ऐसा शुगर फ्री आइसक्रीम वो ऐसा कुछ शुगर फ्री आइसक्रीम डायबिटीज वाले के लिए अच्छा है, ये मिथ बहुत बड़ा है। तो वेजिटेबल ऑयल्स और पाम ऑयल जो ये यूज होते हैं ये हार्मफुल है बॉडी को? आपने देखा होगा वो जल्दी पिघलता नहीं है, कोई भी खाने में डालोगे बटर तो वो वेजिटेबल फैट बेस्ड है। वेजिटेबल फैट का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ना वो हमारा जो मिल्क फैट का टेम्परेचर है उससे ज्यादा है। आइसक्रीम जो इससे बनी होगी वो लेट मेल्ट होगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो एंड आई एम वेरी प्राउड टू से यू कि हम हैं पॉडकास्ट ऑफ द ईयर 2023 एंड 24 फ्रॉम ऑल ओवर गुजरात। हमने एक साल में ये अचीवमेंट किया एंड आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस दिस। लेकिन इसी हैप्पीनेस को हम एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं और कुछ मीठा खाकर। वो क्या है? आइसक्रीम। वैसे आइसक्रीम बहुत सारे लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? किसी की दुख दर्द के लिए खाते हैं, कोई अपना मूड चीयर अप करने के लिए खाते हैं, बच्चे आइसक्रीम्स के लिए रोते हैं। लेकिन आइसक्रीम्स बनती कैसे है? आइसक्रीम सिलेक्ट कैसे करते हैं? जिलेटोस क्या होती है? आइसक्रीम्स की प्राइसिंग कैसे होती है? अगर किसी को एक फ्रेंचाइजी चालू करनी है तो वो क्या कर सकता है? ये सारी बातें आज आपको इस पॉडकास्ट पे पता चलेगी। तो आज का पॉडकास्ट आप मज़े से एक आइसक्रीम का कप लेकर बैठिए, सुनिए, खाइए एंड फुल ऑन एंजॉय करिए। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर सलमान पतवा जो 51 रेनबो आइसक्रीम्स के ओनर हैं और आज आपको बहुत ही यमी यमी आइसक्रीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय द शो। हेलो एंड वेलकम टू द ईशा टॉक शो सर। आज हम बहुत खुश हैं कि आज हम आइसक्रीम के बारे में बात करने वाले हैं। यस, आपके लिए मतलब आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू Thanks for सर। हमने आपको इसलिए बुलाया सर कि हमें सबको आइसक्रीम देखकर खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा एक इंडस्ट्री है, जो एक हेल्प लगती है, एक प्रोडक्शन लगता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बॉडी के सेंसेस भी उसमें काम करते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। हाँ। सही है। तो आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और वो हम ये जानना चाहते हैं कि 51 रेनबो जो आपका ब्रांड है वो स्टार्ट कैसे हुआ? अल्टीमेटली अगर मैं बैक ईयर में जाऊं तो मेरे फादर ने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। 1980s में उन्होंने बर्फ़ गोले की काट से ये जर्नी स्टार्ट की थी। फास्ट फॉरवर्ड में बताऊं तो 80s से लेके 90s तक मैं बहुत स्ट्रगल किया। 90s के बाद उन्होंने एक स्टेशन के सूरत रेलवे स्टेशन के सामने नवरंग आइसक्रीम के नाम से, नवरंग जूस सेंटर के नाम से जूस और आइसक्रीम का धंधा बिजनेस स्टार्ट किया। और उसके बाद उसमें पार्टनर्स भी थे। फिर बाद में हमने वो कंपनी डिसॉल्व मतलब बन, डैडी उसमें से अलग हुए और 2006 में ये 51 रेनबो नाम से, क्योंकि मिलता जुलता नाम उनको रखना था तो कलर्स के ऊपर से उन्होंने ये नाम डिसाइड किया और तभी से मेरा बिजनेस में एंटर होना हुआ। क्योंकि मेरा एजुकेशन चालू था लेकिन मैं HSC करने के बाद मैं एक ही था मेरे घर में, तो मेरे फादर ने बोला आप बिजनेस ज्वाइन कर लो। ओके। तो इस तरह से मैं ये बिज़नेस में आया और उसके बाद 2006 से लेके 2011 तक का जो मेरा पर्सनल जर्नी था ये बिज़नेस में, काफ़ी कुछ सीखना था डैडी के साथ रह के। इवन उनकी लाइफ की वैल्यूज़, बिज़नेस की वैल्यूज़, कस्टमर रिलेशनशिप उनसे बहुत अच्छे से सीखी। तो उस टाइम का जो मार्केट डिमांड था वो अलग था। कप, कॉन्स, कैंडीज लाइक पैकेज प्रोडक्ट्स में हम लोग उसमें डील करते थे। तो उस टाइम पे वो बंद हुआ। उसके बाद जो पार्लर कॉन्सेप्ट आया, जो स्टोर बोल सकते हैं, पार्लर बोल सकते हैं, तो वो मैंने स्टार्ट किया। वो मैंने फ्रेंचाइजी देना, पहले हमने खुद के स्टोर 2011 से लेके 2016 तक सूरत के 3-4 जगहों पे चालू किए। तो उसमें कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बहुत सराहा। लोगों ने बोला कि हमको ये आउटलेट चाहिए, हमको चालू करना है बिजनेस, तो क्या करना चाहिए। तो
मतलब मेरे में वो पहले से ही है, आप कीड़ा बोल सकते हो कि भाई इसको बिजनेस को बढ़ाना कैसे है। अगर मैं अपने बिजनेस को खुद ही के पास रखूंगा तो कोई आगे बढ़ना मुश्किल है, मतलब या फिर उसमें एक लिमिटेशन आएगी। Right. लेकिन हम अगर किसी को रेसिपी शेयर करेंगे, अपना अपना पूरा पूरा जो बनाया हुआ एम्पायर है वो उसकी रेसिपीज वगैरह शेयर करेंगे तो हमारे जैसे पार्टनर बनते जाएंगे। तो हमने फ्रेंचाइजी देना 2015 में स्टार्ट किया। ओके 2015 से लेके 2019 तक में हमने मल्टीपल स्टोर्स, आई थिंक 30+ स्टोर्स हम पहुंच चुके थे। वंडरफुल फिर कोविड के टाइम पे थोड़ा सेटबैक हुआ, लेकिन उसके बाद वापस से मैंने मुड़ के नहीं देखा। अभी 80+ स्टोर्स हम लोग रन कर रहे हैं। उसमें काफ़ी कुछ चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि किसी ने स्टार्ट किया तुरंत सब चीज़ें सक्सेस होने लगती है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो अपनी क्वालिटी है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। मैं तो ये मानता हूँ कि एक स्टोर से दूसरा स्टोर ही नहीं होगा अगर आपकी क्वालिटी नहीं बोलेगी। राइट सूरत की पब्लिक बहुत स्मार्ट है, लोगों को पता है क्या खाना है, क्या कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि सूरत की पब्लिक को अगर पूछा जाए कि खाना क्या है तो कोई भी वर्ल्ड में कोई भी जगह है तो सूरत वालों को पता होगा कि कौन सी चीज़ कैसे खानी है, चाहे वो आइसक्रीम हो चाहे फूड हो या ऐसे ही कुछ थोड़ी भी हो। कहावत है सूरत में जमन काशी में मरण। जी जी जी। तो आपने ये जो 80 स्टोर्स आप कह रहे हैं तो वो सारे सूरत में हैं या फिर कहीं भी और? नहीं, सूरत में 20+ स्टोर्स है। बाकी सारे हमारे अगर मैं दूर वाले स्टोर बताऊं तो हमने नागालैंड में ईस्ट इंडिया में नागालैंड में स्टोर स्टार्ट किया 2018 में, और आज तकरीबन 5 to 6 ईयर्स हो गए और वो सक्सेसफुली रनिंग है। ओके और नागालैंड मतलब वहाँ पे और कोई उनको फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा था उस टाइम पे। वो मतलब फ्रेंचाइजी ओनर मेरे पास आए, बोले कि हमको चाहिए ऐसा, तो हमने वो चैलेंज को पूरा किया और अभी हम लोग सक्सेसफुली वहाँ पे रन कर रहे हैं। अभी मणिपुर भी स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे ये कह रहे थे कि बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो क्वालिटी तो मैं ये कहूँगी कि सब मेंटेन करते हैं, लेकिन आप जो ये वेस्ट होता है इसके अंदर और ये जो कॉस्ट कटिंग है वो कैसे क्वालिटी के साथ मेंटेन होती है? मैं इसमें जो वेस्ट कंट्रोल है ना, एक्चुअली आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और सही तरह की मशीनरी है, सही अच्छे लेवल की मशीनरी है, वो भी डे बाय डे आपको अपग्रेड करनी होती है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से किसी ने स्टार्ट किया, हो सकता है वो ज़मीन वमीन बिकी, इन्वेस्टमेंट आ गया, पैसे डाल दिए, लेकिन उससे नॉलेज नहीं आएगा। राइट तो सारी चीज़ें साथ में चलती है। आपको टाइम ही सबसे ज़्यादा सिखाता है। टाइम आपने उस बिज़नेस को दिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाती है जो एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट अपनी पढ़ाई में नहीं सीख पाता है, वो एक्सपीरियंस सिखाता है सर मैम। और आई फील कि सर कोई भी बिजनेस हो एक्सपीरियंस ही आपको हाँ, तो वेस्ट सिखाता कंट्रोल है। में इसमें ज़्यादा कुछ मेजर वेस्ट होता नहीं है, क्योंकि जितना ऑर्डर होता है उसी के हिसाब से मटेरियल प्रिपेयर होता है। इवन स्टॉक होता है, स्टॉक भी पूरा आपका 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है आइसक्रीम में। ओके तो वेस्ट क्या होता है कि अगर तुमने उसको अच्छे से केयर करके प्रोडक्ट को नहीं रखा तो वेस्ट हो सकता है। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आइसक्रीम इंडस्ट्री में ये है कि अगर आपको दूर आइसक्रीम भेजना है, जैसे हम लोग अभी हैदराबाद भेज रहे, विजयवाड़ा भेज रहे, विशाखापट्टनम भेज रहे, तो वो आपने टाइम टू टाइम आपको सीखना पड़ेगा कैसे भेजूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है -18 टेम्परेचर मेंटेन करते हो आइसक्रीम को वहाँ तक पहुँचाना। ओके कितने दिन में पहुंचनी चाहिए सर? ये आपकी जो कूलिंग वैन है वो 3 दिन भी लगा सकती है, 4 दिन भी लगा सकती है, लेकिन उसमें टेम्परेचर कम्प्लीटली मेंटेन होना चाहिए। राइट तो उसके लिए हमेशा फ्रीजर स्टार्ट रहते, ऑन रहते, और टेम्परेचर कंट्रोलर लगा रहता है। और अगर हम लोग हमारी खुद की व्हीकल में नहीं भेजते तो हमारे पास दूसरे तरीके भी है भेजने के, जो ट्रांसपोर्टेशन में हम भेज सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन वो तरीके अभी जो बिजनेस में है वही जान पाएगा, जो बिजनेस में नहीं है उसको जानने की जरूरत नहीं है। राइट राइट बिकॉज मैं वही बताया पहले कि पीछे का बैक एंड किसी को पता नहीं है, लेकिन जब एक बार ये आइसक्रीम ऐसा है कि मेरे सर के ऊपर मैं एक बर्फ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये कैसा होता है, पिघलना ही है, आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते ऐसा। नहीं वो तो बात सही है सर। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आइसक्रीम को ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन का इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्वालिटी का इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। आदमी अगर खुद के अंदर उसके अंदर क्वालिटी को अच्छा देने की चाह है तो वो कहीं कोई भी, मेरे सिवा कोई भी बना सकता है। लेकिन बात वही है कि उसको बाकी सारे चैलेंज पूरे करने पड़ेंगे जैसे हमने किया। तो सर ये जो आइसक्रीम आप इतने साल से बनाते आ रहे हैं, तो एक फ्लेवर पकड़ के रखना जो हर बार वैसा का वैसा हो, वो कैसे करते हैं? नहीं, ये एक स्टैंडर्ड रेसिपी होती है। कितना दूध कितनी डिग्री पर इवोपरेट करना, कितना गर्म करना, उसके बाद कौन सी डिग्री पे दूसरा मटेरियल मिक्स करना, ये सारा एक मेथड होता है। वो आप उसको रेसिपी बोल सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं, कि पूरा एक सॉफ्टवेयर से पूरा मैनेज होता है। और बंदे को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये डालो, ये कंप्लीट करो टास्क, आगे बढ़ो, ऐसा।
ओके तो इट्स अ प्रोसेस कि भाई अगर स्ट्रॉबेरी बनानी है, फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनानी है तो उसकी रेसिपी अलग होती है, मैंगो की रेसिपी अलग होती है, चॉकलेट अलग तरीके से बनता है। तो हर हर फ्लेवर में यूनिकनेस होती है। और मैं आपको ये बताऊं कि भले ही कुछ फ्लेवर्स जैसे 70-80% जो आइसक्रीम्स होती है सारी कंपनियों में वो एक बेस से बनती है, बेस उसका एक होता है, बेस मतलब अच्छा मिल्क मिक्स जो उसका बेस होता है वो, लेकिन जब फाइनल आउटपुट आएगा तो पूरा डिफरेंट होगा, क्योंकि जब उसमें मैंगो प्यूरी डालेंगे तो टेस्ट अलग हो जाएगा, जब उसमें कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल प्यूरी डालेंगे तो टेस्ट अलग हो जाएगा। तो आपने वो सीताफल कौन सी क्वालिटी का लेना है, उसके रॉ मटेरियल कहाँ से ऑक्यूपाई करने हैं, कौन सी सीजन में कौन से स्टेट से लेने हैं, वो जरूरी है, क्योंकि हर सीजन में हर जगह का सीताफल मैंगो अच्छा नहीं होगा। राइट तो ये है, मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि भाई अल्फांसो जब मार्च में स्टार्ट हो जाता है रत्नागिरी में, लेकिन वो बाद में मार्च एंड होते खत्म हो जाता है, तो उसके बाद कहाँ से ऑक्यूपाई करना है वो सारा एक्सपीरियंस सिखाता है। राइट तो आपका बेस्ट फ्लेवर क्या है? आपको कौन सा फ्लेवर सबसे अच्छा लगता है? कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। सीताफल। ओके। और आपके घर में भी सबको यही अच्छा लगता नहीं नहीं, सब डिपेंड करता है। मेरी लड़की को चॉकलेट पसंद है, ब्राउनी वाला मेरा, और वाइफ को टेंडर कोकोनट पसंद है। है? ओके। सो टेंडर कोकोनट हम मतलब नो ऑफेंस बट नेचुरल्स का सब बोलते हैं कि उसके जैसा टेंडर कोकोनट कोई नहीं बना सकता। आई डोंट नो कि 15 रेनबो। नहीं नहीं, आपने अगर मेरे कस्टमर ने जिसने खाया है, मेरे जो लाइव आइसक्रीम में टेंडर कोकोनट है, तो मैं लाइव आइसक्रीम में बना रहा हूँ उसको, और उसमें मतलब मैं बोलूंगा भाई एक बड़ा ब्रांड है, उसके लिए रिस्पेक्ट है। Right. वो बना रहा है उसकी तरीके से बना रहा है, और उसकी लिमिटेशन क्या है कि उसका नाम नेचुरल है, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ फ्लेवर वो यूज नहीं कर पाएगा। इवन जो बहुत अच्छी फ्लेवर होगी वो भी वो यूज नहीं। अब फ्लेवर पे आते हैं तो फ्लेवर एक अरोमा होता है जो अपनी नाक की सेंसेस को, दिमाग के सेंसेस को बताता है एक कोकोनट है। राइट तो जब तक आपके नेचुरल चीजें क्या होती है, सिर्फ जबान को लगती है और पता चलता है कि भाई ये कोकोनट है, ऐसा। ओके तो डिपेंड करता है कौन सी रेसिपी से आप बना रहे हैं। तो हमारा भी जो लाइव आइसक्रीम में बन रहा है वो 100% नेचुरल है, और उसमें उस वक्त पे टेंडर कोकोनट की रियल मलाई यूज होती है, और कस्टमर के सामने बनता है। उतना फ्रेशेस्ट तो कोई नहीं होगा। राइट जी जी। तो वो तो देखे लोग आजकल वैसे भी देखा हुआ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज अभी हम देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें आइसक्रीम में और से इसमें- लोगों की फिंगर्स भी निकल इसमें गई क्या है। होता है कि जो फ्रूट में वाटर कंटेंट ज्यादा है, जैसे आपने अभी टेंडर कोकोनट की मलाई में आई थिंक 30% से ज्यादा वाटर कंटेंट है, स्ट्रॉबेरी में 30% से ज्यादा है। तो जो जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है वो आइसक्रीम में जाने के बाद उसमें आपको एक खाने के टाइम पे एक आइसीनेस फील होगा। ओके वो आइसीनेस ना फील हो उसी को क्वालिटी बोलते हैं। ओके वो जिसने चैलेंज पूरा किया, हर फ्रूट में होता है, पपैया में भी होगा, मैंगो में भी होगा, लेकिन मैंगो में कम होगा, पपैया में कम होगा, वाटरमेलन में सबसे ज़्यादा होगा। ओके तो वो सारे फ्लेवर को अपने आइसक्रीम में डाल के, पीसीस को डाल के, उसको माउथ में, उसको वो दांतों पे इचीनेस फील ना हो, उसी को बोलते हैं सही आइसक्रीम। और वो दिल पे डायरेक्ट इफेक्ट करनी चाहिए तो मज़ा आएगा और आइसक्रीम वो खाने का। नेक्स्ट टाइम वो अगर वापस आता है खाने तो अपने ऑलरेडी विन विन सिचुएशन है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और 51 रेनबो आई गेस आज मैंने मेरे फादर को भी बोला कि आज हमारे गेस्ट ये हैं, तो मतलब आई बिलोंग्स टू मारवाड़ी फैमिली, Yeah. तो पापा वाज लाइक कि हाँ उसकी आइसक्रीम तो मैं खा, मतलब Yeah. ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि 51 रेनबो की आइसक्रीम नहीं खाई है ऐसा। हम वो जो डायलॉग है ना कि भाई आप हमें पसंद कर सकते हो, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। समझे कि नहीं? तो इस तरह का है हमारा सूरत में लीगेसी है। डैडी ने नवरंग में भी लोगों को बहुत सारी आइसक्रीम खिलाई। उसके बाद लीगेसी मेंटेन करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है आज के टाइम में, कि भाई लोग बोलते हैं कि नया धंधा, नया बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है स्टार्ट करते फेलियर हुआ, सक्सेस हुआ, तो वो दोनों चीज़ें माफ़ हो जाती है नए आदमी के लिए। लेकिन लीगेसी ब्रांड जो होता है उसकी जनरेशन पे बहुत बड़ा चैलेंज, उसका एक बोझ होता है कि उसको, अब जो सक्सेस ब्रांड है उसको आप कैसे फेलियर पे ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये भी बहुत बड़ा एक बोझ होता है। तो कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ उसको भी। तो हम अब आइसक्रीम्स की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि फ्रोज़न डेजर्ट्स और आइसक्रीम ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको समझ आ गया उसको आ गया, लेकिन ये कैसे डिफरेंस पता चले कि ये फ्रोज़न डेजर्ट है और ये नेचुरल आइसक्रीम है? मैम ये तो सही बोलूँ ना तो खाने वाले में ही प्रॉब्लम है। देखो, मैं बुरा मत लगाना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक माइंडसेट है कि भाई खाना है और आइसक्रीम तो इतने रुपीस में आना चाहिए। तो जब आप 10 रुपये का चाय दूध वाला इतने से कप में पी रहे हो, और आपको वेनिला कप, या आपके बच्चे को, आपकी फैमिली में वेनिला कप 20 रुपये में इतना बड़ा चाहिए, तो आप सोचो ना कि दूध की चाय जिसमें तो क्रीम भी नहीं गिरेगा, कुछ नहीं गिरेगा, सिर्फ चाय और दूध होगा, तो वो आप उसको इतना 10 रुपये दे रहे हैं इतने से कप को, और इतना बड़ा वेनिला कप आपको 20 रुपये में चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा पब्लिक को कि आइसक्रीम एक लग्जरी प्रोडक्ट है।
ठीक है, एक लिमिटेशन से ज़्यादा रेट आप नहीं दे पाते हो तो उसका आपका स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए आइसक्रीम खाने के लिए। Right. उसकी मैं वजह बताता हूँ कि जैसे आप कहीं भी अब्रॉड जाएंगे, इंडिया के बाहर जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस दिखेगा प्राइस में आपको आइसक्रीम के। जैसे यहाँ पे हम लोग जो कॉर्न्स वगैरह आइसक्रीम खाते हैं 20, 30, 40 रुपीज़ में, वहाँ पे एवरेज प्राइस का 5 दिरहम है या $1 से $2 होगा। यानी इंडिया के प्राइस से कंपेयर करूँ तो 100 रुपीज़ से 180 रुपीज़ के बीच में एक सर्विंग आएगा। राइट। तो ये लोगों का माइंडसेट है यहाँ पे कि आइसक्रीम, तो उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है ना, उनको एक चाहत हो जाती है कि हम सस्ता बना के, हम मार्केट में तो खा ही रहे लोग, हम सस्ता बना के आइसक्रीम देंगे, लोग खाएंगे। और ये क्या है कि आपको मैं बताऊं कि भाई जैसे यहाँ पे भी जो चल रहा है सूरत में, जो मैंने देखा, मैं ब्रांड के नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं आपको बोलूँगा, आपको आइडिया आ जाएगा। आपने कभी सोचा है कि मतलब आपने किचन में मम्मी को बुलाया, आपने खुद ने कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, तो आपने सोचा है कभी कि कोल्ड कॉफ़ी में क्या क्या जाएगा? भाई मिल्क जाएगा, कॉफ़ी पाउडर जाएगा, या अच्छा स्मूथ बनाना है तो वेनिला का स्कूप आइसक्रीम का डालेंगे या फिर क्रीम डालेंगे तो कोल्ड कॉफ़ी आपका, आइस डालेंगे तो कोल्ड कॉफ़ी बन जाएगी। राइट। कभी सोचा है कि उसमें ऑयल डालूँ मैं? नहीं। मार्केट में ऐसी बहुत बड़ी ब्रांड्स चल रही है, बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, जिसका कॉफ़ी में ऑयल है, कोल्ड कॉफ़ी में। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के खाना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली तुम खा रहे हो, तुमको पता ही नहीं तुम क्या खा रहे हो। कॉफ़ी में कभी किसी ने ऑयल सोचा ही नहीं है। बट सर कोल्ड कॉफ़ी तो आई गेस ऐसे सर्विंग देते हैं, उसमें कैसे पता चलेगा कि ऑयल है? तो वो भी है कि भाई आपको उसका आउटलेट पे जब जाए या वो जब कॉफ़ी सर्व करे तो उसको पूछो कि भाई इसमें क्या डाला है। Right. तो वो पैकिंग बताएगा कि मैंने ये यूज़ किया है, तो उस पर पढ़ लो आप। इंग्रेडिएंट्स बिना तो FSSAI का रूल है, इंग्रेडिएंट बिना तो रॉ मटेरियल होगा ही नहीं उसके पास। या तो आप उसका जो पैकेजिंग है वो मांग सकते हैं देखने के लिए, या फिर उसके मेन्यू में उसको लिखना चाहिए कि भाई हम लोग ये चीज़ों में ये यूज़ कर रहे हैं, एडिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसमें नहीं डाल सकते। आपने इनोवेशन किया है, आपने नई चीज़ की है। एक मैंने ब्रांड में कुल्फ़ी का पैकिंग देखा। अब कुल्फ़ी में तो फ्रोजन डेजर्ट उसने लिखा ही नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम में रूल है फ्रोजन डेजर्ट लिखने का, तो शायद उसने कुल्फ़ी में उसलिए नहीं लिखा, मुझे नहीं पता उसने क्यों नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ कुल्फ़ी लिखा है। अब कुल्फ़ी में मतलब 50 साल से मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं है कि कुल्फ़ी को मैं ऑयल डाल के बनाऊं। Exactly. या बनाना चाहिए या मैं खाऊं ऐसी। तो ऐसी कुल्फ़ी के पैकेट पे मैंने पढ़ा पाम वेजिटेबल फैट, ठीक है। तो ये डालना मना नहीं है, डालो, लेकिन कस्टमर को रियल बोल के मत दो। Exactly. बात उस पे है मेरी। और मेरा कंसर्न ही वो है कि भाई जो खिला रहे हैं वो बोल के खिलाओ। तो सर वेजिटेबल ऑयल, और अभी हम जब ऑयल की बात कर ही रहे हैं, तो वेजिटेबल ऑयल्स और पाम ऑयल जो ये यूज़ होते हैं, ये हार्मफुल है बॉडी को? अब देखो वो तो ज़्यादा डॉक्टर बता पाएंगे। वो अब हम लोग घर में बहुत सारा ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं, गर्म हो जाता है और बॉडी के अंदर वो कितना हार्मफुल होता है वो तो पता ही है सबको। लेकिन जब ठंडी चीज़ों में ऑयल का इस्तेमाल होने लगा तो आपने देखा है कि भाई ये हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए, ब्लॉकेट बढ़ा है, कहीं ना कहीं बटर भी उसमें यूज़ हो रहा है, डुप्लीकेट बटर बोल रहे हैं, लेकिन डुप्लीकेट नहीं है, वो वेजिटेबल फैट बेस्ड बटर है, मिल्क फैट बस रियल है। तो आपने देखा होगा वो जल्दी पिघलता नहीं है, कोई भी खाने में डालोगे बटर तो वो वेजिटेबल फैट बेस्ड है। तो वेजिटेबल फैट का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ना, वो हमारा जो मिल्क फैट का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा है। मतलब अगर दूध वाला बटर आप अमूल का यूज़ करो, हाथ में लगाओगे तो पिघलने लगेगा, जबकि वेजिटेबल फैट जल्दी नहीं पिघलेगा। तो इसी तरह सेम उसका बेनिफिट आइसक्रीम वालों को मिलता है। आइसक्रीम जो इससे बनी होगी वो लेट मेल्ट होगी और माउथ फील में भी आपको काफ़ी फ़र्क पता चलेगा। जो रियल मिल्क वाली आइसक्रीम होगी उसका माउथ फील अच्छा होगा, वो सब ब्लेंड हो जाएगा टेस्ट वगैरह मुंह में। और जो वेजिटेबल फैट होगी उसमें फ्लेवर का जो नेचुरल फ्रूट डाला है उसका टेस्ट कम आएगा। तो अगर वो ध्यान से खाएगा तो उसको पता चलेगा। मतलब आइसक्रीम एक सिंपल ही एक आदमी खाता है, कॉमन आदमी जिसको कुछ इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ना, तो उसको 3-4 चीज़ें देखनी चाहिए, वो मैं आज बताता हूँ जी। पहले तो आइसक्रीम चम्मच डालते ही अंदर तक नहीं घुस जाना चाहिए। अगर वो ज़्यादा घुस रहा है मतलब उसमें एयर बहुत ज़्यादा है। आइसक्रीम हवा के बिना बनेगी नहीं, हवा तो डालनी पड़ेगी तभी मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका। लेकिन 30 से 40% जो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, बास्किन है, गंडाज है, वो 30% से कम ओवररन मतलब एयर रखते हैं। 70% डेंस होता है और हमारी ब्रांड में 60% होता है, 40% ओवररन होता है। और अदर ब्रांड्स का मैं बताऊं तो लोग ऐसे भी है, बड़ी बड़ी ब्रांड जो 50-60% एयर रखते हैं, 30-40% ही डेंस होता है। तो वो चम्मच सीधी घुस गई मतलब उसमें प्रोडक्ट में हवा ज्यादा है। एक वो चीज देखनी है। दूसरी चीज उसका टेक्सचर देखना है कि भाई आइसीनेस जितना हो सके कम होना चाहिए। अब जैसे आइसीनेस क्यों आती है कि भाई जैसे तुमने जो प्राइस दी है, अगर मैं हाई लेवल की ब्रांड की बात करूं
तो वो लोग 15 to 16% फैट की आइसक्रीम बनाते हैं। बास्किन हुआ, हैगेंडाज हुआ, तो वहाँ पे अल्टीमेटली आपको पैसा भी ज़्यादा पे करना पड़ता है, 200-300 रुपीज़ पर सर्विंग। तो वो लोग उसका पैसा चार्ज कर रहे हैं और एक ब्रांडिंग का पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो उसमें आपको आइसीनेस, जाहिर सी बात है, माउथ फील बटर ही होगा, Right. ठीक है। अब हम लोग जो बना रहे हैं वो 10 to 12% बटर फैट का आइसक्रीम बना रहे हैं, क्योंकि उस तरह के प्राइस मार्जिन, प्राइस क्राइटेरिया में हमारी ब्रांड स्टे कर रही है अभी। अब मेरा एम तो आगे ले जाने वाला है, लेकिन वो जब तक ये पब्लिक का माइंडसेट, मैंने बताया, नहीं चेंज होगा, वहां तक मेरा स्कूप 150 में कौन खाएगा। तो ये बात है। तो ये पहले तो पब्लिक का माइंडसेट, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि भाई वो बटर फैट आपको फील होगा। ओके। और अगर उसमें इमल्सिफायर, स्टेबिलाईजर ज़्यादा डाले हैं तो आपको इलास्टिसिटी फील होगा अंदर मुंह में, तो वो भी सही नहीं है आइसक्रीम। इलास्टिसिटी यानी सर? मतलब वो गोल गोल घूमता रहेगा, जल्दी मेल्ट नहीं होगा। मतलब चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आपने एक मिठाई खाई तो आपने पूरा माउथ फील लिया, पूरा मिक्स होकर अंदर चला गया। तो इस तरह आइसक्रीम अगर टेबल पे है तो मेल्ट होना चाहिए, मुंह में है तो मेल्ट होना चाहिए, नहीं तो वो मोमबत्ती हो गया, मेल्ट नहीं हो वो। तो आइसक्रीम उसी को बोलते हैं, क्योंकि वो दूध से बनी हुई है, तो वो मेल्ट होनी चाहिए, जल्दी मेल्ट होनी चाहिए। हमारे ऑडियंस को हम अब रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आइसक्रीम खाए तो 3 पॉइंट्स बहुत ध्यान रखें। सबसे पहला तो स्पून पूरा अंदर नहीं जाना चाहिए, दूसरा उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होना चाहिए, और तीसरा अंदर इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए। सो वो मतलब आपकी परफेक्ट, वो आपकी परफेक्ट आइसक्रीम है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है, और 37 डिग्री में रियल मिल्क फैट जल्दी पिघलेगा। ओके। और वो जो ऑयल वाला मैंने बताया, मेल्टिंग टेम्परेचर उसका 40 अबव होता है। ओके सर, अभी हम बात कर रहे थे सर कि बाहर आप कह रहे हैं कि इतने डॉलर्स में ये सब बिकता है वगैरह, तो ये जो जिलेटो है, ये जो हमारी आइसक्रीम्स है, जो शॉर्बत है, इन सब में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। इसमें आइसक्रीम जो है इसमें मेजर तीनों चीज़ों में इंग्रेडिएंट का फर्क है, ओके। ठीक है। और सॉर्बे और जेलेटो आइसक्रीम के कैटेगरी में नहीं आएगा। आइसक्रीम नाम इटसेल्फ सेज कि इट इंक्लूड्स क्रीम, ओके, ठीक है। तो अब आइसक्रीम फर्स्ट तो डिफरेंस पता चल गया आपको। आइसक्रीम इटसेल्फ कॉल्ड क्रीम। अब क्रीम के दो हो सकते हैं वेरिएंट, क्योंकि क्रीम जो बनता है मलाई से बनता है, ठीक है। तो क्रीम से ही फिर बटर भी बनता है, जो व्हाइट बटर बोल सकते हैं आप, येलो बटर बोल सकते हैं, कुकिंग बटर। तो क्रीम इटसेल्फ इज अ बटर इज इक्वल टू क्रीम, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइसक्रीम में आपको मेजर जो इंग्रेडिएंट दिखेगा वो क्रीम दिखेगा, मिल्क होगा, शुगर होगा ऑब्वियसली, और बाकी कंटेंट जैसे स्टेबिलाईजर, इमल्सिफायर। अब स्टेबिलाईजर, इमल्सिफायर इसलिए यूज होते हैं कि आइसक्रीम को एक जगह पे मैन्युफैक्चर करके पहुंचाना दूसरी जगह पे, और पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंचाने में तकरीबन 20 दिन महीना लगता है, लास्ट एंड तक कस्टमर को खिलाने में। ओके। और उसकी शेल्फ लाइफ फ्रीजर पे 6 महीना 1 ईयर तक होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर स्टेबिलाईजर, इमल्सिफायर नहीं डाले तो क्या होगा? तो स्टेबिलाईजर, इमल्सिफायर अगर उसमें नहीं डाले, वो भी नेचुरल कंटेंट ही होते हैं जो बहुत सारे चीज़ों से निकलते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह से। तो इमल्सिफायर, स्टेबिलाईजर हम लोग डालते हैं ताकि वो स्कूपिंग सही से हो, उसकी स्टेबिलिटी सही रहे। आज जो आइसक्रीम का वेनिला का स्कूप खाया है वो 10 दिन बाद भी सेम दिखे आपको। अगर हमने वो नहीं डाले तो तीसरे चौथे दिन उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, और वो आप स्कूप भी नहीं कर पाएंगे आइसक्रीम को। ओके। तो ये आइसक्रीम हो गया। अब जो जेलेटो है, ऑन दी अदर एंड, उसमें क्रीम या फैट एडिशनल ऐड नहीं होता। जो मिल्क होता है वो मिल्क का ही फैट को, उसको मिल्क फैट, मतलब जो 6 फैट का मिल्क लो या 3.5 फैट का मिल्क लो, ओनली इट्स अ मिल्क। अब उसमें इंग्रेडिएंट बाकी सब तो नेचुरल फ्रूट्स वगैरह जो भी डालना है वो डालेंगे, लेकिन उसमें मेजर इंग्रेडिएंट जो लैक है वो क्रीम नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं जेलेटो में फैट कम होता है, लेकिन ऑन दी अदर एंड जेलेटो सर्विंग जो टेम्परेचर है ना, वो आइसक्रीम में -18 है और जेलेटो -14 है, तो वो इजीली स्कूप होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा नरम रहता है। हाँ। अब यहाँ पे लोगों, जो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड ऐसे मैंने देखे जो जेलेटो बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो आइसक्रीम बेच रहे हैं और जेलेटो के नाम पे। तो जेलेटो अल्टीमेटली थोड़ा कॉस्टली क्यों पड़ेगा? क्योंकि मेजर डिफरेंस आइसक्रीम और जेलेटो में क्रीम का और एयर का होता है। जेलेटो ऑलमोस्ट नो एयर या 10 to 20% एयर होती है। ओके। तो जब एयर कम होगी तो प्राइस अप होगा। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम के नाम पे जेलेटो बेच रहे हैं, बिकॉज नॉलेज ही नहीं है सर किसी के पास। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था कि जेलेटो और आइसक्रीम जेलेटो में 2 डिफरेंस है। आइसक्रीम और जेलेटो में एक क्रीम नहीं है, ऑन दी अदर एंड एयर भी नहीं है। ओके। तो अल्टीमेटली जितने फ्यू इंग्रेडिएंट्स होंगे ना, तो जो आप, जैसे आपने फॉर एग्जांपल चॉकलेट जेलेटो खाया, तो आइसक्रीम से ज्यादा जेलेटो में टेस्ट आना चाहिए। ओके। फ्लेवर का इनहेंस करता है। कोई भी रॉ मटेरियल कम है, मतलब दूसरा अदर चीजें कम है। तो अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ। जैसे कस्टर्ड एप्पल आपको डायरेक्ट खिला दूं और मिल्क में मिला के खिलाऊं,
तो ऑब्वियसली बात है जो डायरेक्ट खाया उसमें ज्यादा टेस्ट होगा Right. कस्टर्ड एप्पल का। Right. तो सेम चीज जेलेटो में काम करेगी क्योंकि उसमें दूसरी चीजें कम है। अब सॉर्बेट पे आओ ना, तो सॉर्बेट में सॉर्बे बोलते हैं उसको। सॉर्बे में क्या होता है कि 40 से 50% फ्रूट कंटेंट होता है। अब ऑन दी अदर एंड आइसक्रीम और जेलेटो में 15 to 20% तक जा सकते हैं फ्रूट कंटेंट में। ओके, और वो सॉर्बे में मिल्क भी नहीं होता। आप उसको डेयरी फ्री भी बोल सकते हैं। वो कंप्लीट आइस है। आइस है Okay. लेकिन वो स्कूपेबल आइस है। जबकि हम आप क्योंकि स्कूपेबल इसलिए क्योंकि स्टेबिलाईजर इमल्सिफायर ऐड होते हैं उसमें, जैसे मेजर इंग्रेडिएंट उसमें रोल करता है पैक्टिन का। Okay. और शुगर होती है और लिक्विड ग्लूकोज भी होता है। तो ये सॉर्बे में उसके बाद उसमें 40% जैसे स्ट्रॉबेरी डाल दी या क्रेनबेरी डाली या ब्लैकबेरी डाली, तो ब्लैकबेरी सॉर्बे हो गया। मिक्स बेरीज डाली, हाँ, mixed एनी berries फ्रूट, हाँ राइट। तो जो अल्टीमेटली बर्फगोला खाना चाहता है लेकिन उससे एक बेटर वेरिएंट, तो वो सॉर्बे है। तो सर वो मतलब आप शुगर इतना लेवल बोल रहे हो तो वो तो मुझे लगता है ज्यादा शुगर हार्मफुल है। शुगर इतना लेवल तो वो 15 to 20 जो आइसक्रीम उसमें देखो शुगर 15% से ज्यादा गया ना तो वो मिठाई हो गई। मिठाई में 40-50% होता है। तो शुगर तो उससे ज्यादा वो बंदा बना ही नहीं पाएगा, वो बेच नहीं पाएगा क्योंकि बंदा खाएगा ही नहीं वो शुगर, उतना शुगर। लेकिन सॉर्बे खाने वाला वो होता है जो फ्रूट पसंद करता है मेजरली। ओके ओके। तो अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी तक एक डिबेट की तरह चलता है या? कि ये जो शुगर फ्री आइसक्रीम्स है इसके अंदर क्या जाता है सर? देखो ये ऑब्वियसली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके खाना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है। देखो नो, अभी पहले लोग लिखते थे शुगर फ्री, ठीक है। अभी उसमें क्लेम आया नो एडेड शुगर। एग्जैक्टली तो अभी क्या, अभी कॉमन पर्सन को क्या पता चलेगा नो शुगर, नो एडेड शुगर, शुगर फ्री में क्या फर्क है? एग्जैक्टली वही। तो एक कोई लिखता है डायबिटिक फ्रेंडली, अब ये तीसरा टर्म भी शुरू हुआ है। देखो डायबिटीज वाले को बहुत सी चीजें अलग अलग तरीके के डायबिटीज होते हैं। किसी को शुगर वाला आइसक्रीम खाने से नुकसान करेगा, किसी को शुगर बिना का आइसक्रीम खाने से भी नुकसान करेगा। राइट। तो वो उसके डॉक्टर से कंसल्ट करके खा सकता है। मेजरली मैं आपको ये बताऊं कि देखो लिमिट में कोई चीज प्रॉब्लम नहीं करती है, ठीक है। अगर वो बंदा अगर फ्रूट खा सकता है, कस्टर्ड एप्पल है, मैंगो है, अगर डॉक्टर ने फ्रूट खाने से ही मना कर दिया है तो फिर वो आइसक्रीम भी नहीं खा पाएगा क्योंकि दूध में इटसेल्फ लैक्टोज शुगर होती है। वो शायद किसी को नहीं पता होता है। दूध में से जो शुगर निकलती है उसको लैक्टोज बोलते हैं। अब जो डायबिटीज वाले हैं उनको लैक्टोज आप खिला रहे हो अल्टीमेटली, राइट। तो इट्स अ नो शुगर एडेड लिख दिया, शुगर फ्री लिख दिया, और बेचारा डायबिटीज वाला आके खा रहा है। तो आप डॉक्टर से आप पूछोगे ना तो वो बोलेंगे ये चीज़ों का डिफरेंस कि ऐसा नहीं है क्योंकि दूध में ही लैक्टोज होती है। तो देयर इज ऐसा कुछ, ये जो ये मिथ है सबके दिमाग में कि ऐसा शुगर फ्री आइसक्रीम, वो ऐसा कुछ शुगर फ्री आइसक्रीम डायबिटीज वाले के लिए अच्छा, ये मिथ बहुत बड़ा है। आइसक्रीम वो शुगर वाला भी खा सकता है और शुगर बिना का भी खा सकता है, लेकिन वो दोनों उसके लिए ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट करेगा। सेम इफेक्ट करेगा, राइट। वो आप फिर भी आप एक बार डॉक्टर से रब्ता करेंगे। हाँ, मतलब आप कुछ भी खाएं एक बार जनरल अपने मेरे बिजनेस में मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रहा हूं। जी, राइट। तो सर एक ऐसा भी तो टाइम आया होगा बिजनेस में जब आप सोच रहे होंगे कि यार अब मुझे मतलब मैं फेड अप हो गया, मुझे नहीं करना है। वो तो सभी के बिजनेस में आता है। फिर वो फाइट बैक कैसे किया? इसमें अपने पेरेंट्स की दी हुई गाइडेंस और वैल्यू बहुत काम करती है क्योंकि कोविड के टाइम पे तो आपने देखा होगा सारे बिजनेस ठप हुए थे। और सबसे ज्यादा जो हर्ट हुआ था ना कोविड के बाद, तो वो ठंडे वाला बिजनेस, कोई भी कोल्ड आइटम का, कोल्ड आइटम, राइट। क्योंकि लोगों को ऐसा था कि भाई सर्दी हो रही है तो हाँ। कोविड से बचने के लिए आइसक्रीम मत खाओ, ठंडा मत पियो, ऐसा। और उसमें लॉकडाउन के आवर्स भी बहुत डिस्टर्ब, क्योंकि नॉर्मली आइसक्रीम खाना खाने के बाद लोग खाते, तो इवनिंग के टाइम पे लोग बाहर निकलते थे 9-10 बजे बाद, उसके बाद आइसक्रीम खाते थे और 7-8 बजे तक का लॉकडाउन चलता था। राइट। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते थे कि शायद बिजनेस चेंज करना पड़े, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है, पब्लिक बहुत अच्छी है, पब्लिक ने फिर से हमको सराहा, पब्लिक आने लगी, तो हमको लगा कि भाई मुझे लगा कि मेरी सोच गलत है, कि भाई मुझे पब्लिक ने रॉन्ग साबित कर दिया कि नहीं आप इसी में फोकस रहो। राइट। तो सबसे बड़ा जो मेरे को अंदर से जो हिम्मत आई वो इंडिया की पब्लिक ने दी। जी सर। इवन मुझे लगता था कि फ्रेंचाइजी नहीं बनेगी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी इंक्वायरी शुरू हुई जो मेरी पेंडिंग थी, फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी जो कोविड के पहले, इवन वो मैंने 3-4 तो क्लोज की। राइट। तो अच्छी बात है ना सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तो अगर आपको कोई एक इससे छोड़कर एक आइसक्रीम का बिजनेस छोड़कर कोई एक और बिजनेस करना हो जो आपके दिमाग में हो, वो क्या हो सकता है? फिलहाल तो मतलब आइसक्रीम के अलावा मेरा, क्योंकि फोकस नहीं हटाना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि भाई फूड बिजनेस ही करूँगा, कुछ भी करूँगा।
हाँ शायद कैफे खोल सकता हूँ, ये सब है एम्बिशंस, लेकिन मेरा फोकस नहीं हटाता। मेजर चीज इज आइसक्रीम ओनली। नहीं फोकस नहीं हटाना है, मतलब आने वाले 4-5 साल तक मुझे पता है मुझे कहाँ लेके जाना है कंपनी को, उसके बाद। तो चलिए सर उसी की बात करते हैं कि आपका एम्बिशन क्या है और अब आप 51 रेनबो को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। अगर नंबर्स में बात करूँ ना, तो मेरा एम है 2025 एंड तक इसको 300 प्लस आउटलेट करते हैं, और सिर्फ आउटलेट बढ़ाना नहीं है, जो अभी ऑलरेडी आउटलेट्स है उनके सेल्स को इंटू 3 करना है। वंडरफुल। क्योंकि बंदे ऐसी बात लोग बहुत करते हैं, भाई ये 500 आउटलेट करना है, 200 आउटलेट करना है, लेकिन जो पीछे है उसको संभालना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, जिसको दिया हुआ है वो भी तो कमाना चाहिए। वो भी कमाना चाहिए, और उसका सेल नहीं इंक्रीज हुआ तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ के। तो ये अभी हमारा ये मेरा मेजर एम तो यही है कि जो अभी आउटलेट है उनके सेल्स इंटू 3 फिगर में चाहिए मुझे। राइट। और आईपीओ लॉन्च होगा, ये भी एम्बिशन है। वंडरफुल। चाहे स्मॉल सेक्टर में हो, जो बेसिक एंट्री लेवल है उसमें हो, लेकिन होगा जल्द। वो जर्नी पे हम लोग चल रहे हैं अभी। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट सर, कि हम भी सीखेंगे, आईपीओ आएगा तब देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। डेफिनेटली होगा। जी। तो अब हम वापस बैक टू द आइसक्रीम्स हम आते हैं। ये बताइए मुझे सर कि हमने जिलेटो का डिफरेंस देख लिया, हमने शॉर्बेट का डिफरेंस देख लिया, हमने आइसक्रीम का डिफरेंस देख लिया, लेकिन एक मिथ है बाहर लोगों के कि अगर आइसक्रीम जल्दी पिघल गई तो वो अच्छी आइसक्रीम है, और अगर जो नहीं पिघली और वो रुकी, मतलब ज़्यादा फ्रोज़न है, दिखती है, जैसे कुल्फ़ीज़ है, अगर हम बात करें तो कुल्फ़ीज़ क्या बहुत जल्दी पिघल जाती है अगर हम खाने, तो पीपल फील कि इट्स फ्रेश। जो बाहर भी कुल्फ़ीज़ बिकती है, हमारे सूरत में लारी कल्चर बहुत है, तो लारियों पे भी कुल्फ़ीज़ बिकती है, तो उनको लगता है कि वो फ्रेश है, विदाउट ऑयल बनी हुई है। तो व्हाट इज़ अ टेक? न कुछ हद तक बात सही है, क्योंकि जो ऑयल वाली बनती है आइसक्रीम या कुल्फी, तो वो पिघलने में कंपेरेटिवली मतलब उसके से ये ऑयल वाली लेट पिघलेगी, ठीक है। और दूसरी बात कि अल्टीमेटली इट्स डिपेंड्स ऑन ऑल इंग्रेडिएंट्स विच थे यूज्ड। मतलब अगर उन्होंने 80% बटर फैट यूज़ किया और 12% फैट का आइसक्रीम दिया, कुल्फी दिए, तो बेसिकली वो अच्छी होगी। और कुल्फी तो इट्स सुपर प्रोडक्ट, मतलब वो कुल्फी बनाने में बहुत मेहनत है। अच्छा। हाँ, कुल्फी सबके बस की बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। ओके। सो और आप सबसे अच्छी चीज़ भी है। हाँ, वही मैं बोल रही थी कि सबसे बेस्ट भी है, लोगों को कुल्फी बहुत पसंद आती है, रादर देन आइसक्रीम्स। लोग यही सोचते हैं कि हम कुल्फी खाएं। एयर नहीं है ना, 0% है। ओके, सो दैट्स लवली। वैसे कंपनियां उसमें भी एयर डाल रही है। सर अब तो मुझे लगता है कुछ बाकी रहा ही नहीं है, हवा को भी नहीं छोड़ेंगे लोग। कुल्फी का मेजरली होना चाहिए, जितने ml की है उतने ग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा ग्राम होना चाहिए एक्चुअली। अच्छा, ओके। जैसे 100 ml का कप है, उसमें कुल्फी का वेट आएगा 110-120 ग्राम, क्योंकि वो इवोपरेटेड मिल्क होगा, जो एक्चुअली मिल्क के वजन से ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो कुल्फी अगर किसी को खानी है तो वो बेस्ट है। बेस्ट है। ओके। पहले रेनबो की खाना। नहीं, मैं तो आज सब मेरे ऑडियंस को यही बोलने वाली हूँ कि जाकर सबसे पहले एक तो कोकोनट टेंडर टेस्ट करना है, और मेरा कोल्ड कोको भी टेस्ट करना है। कोल्ड कोको भी टेस्ट करना है। मेरा सन 2 इयर्स का है सर, और वो बहुत बड़ा फ़ैन है कोको का। उसको कभी भी पूछो क्या चाहिए, उसने अभी सीखा है नया, उसने अपने छोटा सा एक टॉय डॉग है, उसका नाम भी कोको रख दिया है, और उसको खाने के लिए भी पूछो तो यही बोलता है कि मुझे कोको खाना है। सो आई फील कि वो बहुत बड़ा कोको लवर है, तो अब मुझे लगता है रेनबो आइसक्रीम्स पे मुझे उसे लाना ही पड़ेगा खाने के लिए। सो सर ये 51 रेनबो नाम क्यों है, 51 ही नाम क्यों है? एक्चुअली हमने जब स्टार्ट किया फादर ने, तो रेनबो आइसक्रीम ही था जब हम लोग नवरंग से अलग हो गए, लेकिन 51 फ्लेवर्स हम लोग उस टाइम पे हमने जब लॉन्च किए, 51 फ्लेवर्स लॉन्च किए। अच्छा। और कहीं ना कहीं हमारा इंस्पिरेशन बास्किन रॉबिन्स था, जो 31 है। 31 है, तो अभी भी वही इंस्पिरेशन है कि भाई वो इतना मेजर प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं उससे हमको बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मिलती है, और चैलेंज भी मिलता है कि कहीं ना कहीं उसके 10%, 20%, 50% तक पहुंचना है। तो ये चीज़ मेन थी उसमें। ओके, तो उन्होंने केक इंट्रोड्यूस किए हैं, आप भी कर रहे हैं? चालू है प्रोसेस। तो अब जल्दी हमें केक्स भी मिलेंगे उसमें से। विदिन अ मंथ। ओह दैट्स लवली सर, हमारे को भी लॉन्च पे बुलाइएगा सर। जरूर। अगर हम फूड की बात कर रहे हैं सर, केक की बात करें, तो अगर किसी को फूड फ्रेंचाइजे स्टार्ट करनी हो, हाँ मतलब उसका फूड का बिजनेस, हाँ जी, तो व्हाट इज योर टेक ऑन एक बिजनेस स्टार्ट करना, तो वो उसके एबल है वो, मतलब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहीं पे भी अच्छे लोकेशन पर। लेकिन अगर उसको फ्रेंचाइजी देनी है उस बिजनेस की, मतलब फ्रेंचाइजी का मेन होता है डुप्लीकेट करना उसको, कि भाई दूसरी जगह पे सेम टेस्ट सेम चीजें देना।
तो उसके लिए कुछ सालों की मेहनत लगेगी, उसको रिटेल आउटलेट को बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। तो रिटेल आउटलेट उसका जो चलेगा, जब तक कोई धंधे वाला खुद का रिटेल नहीं चलाएगा वो फ्रेंचाइजी नहीं दे पाएगा। तो ये मेरा मतलब मानना है। वो लोगों की प्रोस्पेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। तो वो रिटेल में जितने भी हर्डल्स आते हैं वो फेस करें, जैसे मैंने फेस किए कि भाई आइसक्रीम के फ्रीजर में कितने टाइम में कितनी चीज़ों को मेंटेन करना होता है, क्या क्या चीज़ें देनी होती है। तो वो फूड में उसका धंधा अगर खुद करेगा रिटेल, तो उसको पता चल जाएगा कि कितने हर्डल्स है। तो विद इन ईयर और 2 ईयर वो एक बैक मतलब में उसका एक यूनिट डाल सकता है बैक एंड पे, कि वहाँ उसका वो सप्लाई करेगा। जब तक वो उसका खुद का मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा वहाँ तक वो फ्रेंचाइजी में नहीं सक्सेस होगा। ओके। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा है कि भाई बहुत सारे ऐसे ब्रांड आए और चले भी गए जो दूसरे का मटेरियल लेके फ्रेंचाइजी को सप्लाई करते हैं। तो ये मेरे मतलब रडार में ये चीज़ ही नहीं है। राइट। मेरी खुद की फ्रेंचाइजीज पे मेरा खुद का बना हुआ मटेरियल जाता है। एक्चुअली तो ही मुझे लगता है कि जो वैल्यू एक क्रिएट होती है, जो क्वालिटी क्रिएट होती है, वो उसी से होता है। आप ही अगर चीज़ देंगे और तो। आने वाले दिनों में फोको मॉडल लाने वाला हूँ। फोको आपके लिए वर्ड नया है। और यूजुअली अभी जितनी मेजर ब्रांड्स चल रही है फोफो पे चल रही है, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। ओके। तो उसमें क्या होता है, फ्रेंचाइजी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है हमारे बिजनेस में। जैसे काजू खत्म हो गए, काजू कहीं से कोई और सप्लायर से ले लिए, लो क्वालिटी के ले लिए। ऑडिट पकड़ में नहीं आता है बहुत सारी जगहों पे। कई बार कस्टमर बिहेवियर भी गलत हो जाता है फ्रेंचाइजी ओनर का। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये अब आने वाले दिनों में फोको पे जाएंगे। ओके। और उसके लिए प्लान चालू है, उसके लिए काफ़ी मेहनत लगेगी। जैसे फ्रेंचाइजी देना भी एक अपने में एक वो है, मेहनत है, वैसी फोको मॉडल भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक्चुअली वो हेडेक, मैं हेडेक नहीं बोल सकती, बट वो हेडेक बोल सकते हैं, लेकिन हमको वो आता है करना। जी सर, एक्सपीरियंस आपका वो है। जी। तो सर, हम एक आइसक्रीम की अगर एक प्राइस डिसाइड करनी हो तो वो आप कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, वो वही बात है कि अगर आप फ्रोजन डिजर्ट पे जाते हैं तो 550 रुपये किलो जो अपना बटर यूज़ होता है रियल आइसक्रीम में, उसकी जगह सीधा 150-130 रुपीज़ kg का ऑयल यूज़ होता है। तो अल्टीमेटली सीधा कॉस्टिंग 1/3 आता है फ्रोजन डिजर्ट का। लेकिन रियल आइसक्रीम का प्राइस पॉइंट जो है वो into 3 होता है। ओके। तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की ऑक्यूपेंसी या कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो मिल्क भी कौन सा ले रहे हैं, लोग अमूल मिल्क यूज़ करते हैं। ओके। और मिल्क पाउडर भी अच्छा ले रहे हैं। तो मिल्क पाउडर हुआ, मिल्क की चॉइस हुई, बटर या क्रीम की चॉइस हुई। तो ये डिपेंड तुम्हारी चॉइस पे करता है, तुमको कौन सा रॉ मटेरियल लेके कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है। तो बस यही है कि भाई अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। तो हम तो कस्टमर से ये अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ा सा प्राइस पॉइंट वैल्यू बढ़ा दो हमारी। तो सर, हम 51 रेनबो को 2025 में कहाँ देखते हैं? मतलब उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? 2025-26 में 2026 में है मेरा एम है IPO लाने का। मेरी मार्केट वैल्यू 200 CR के आसपास देखता हूँ। वंडरफुल सर। मेरी कंपनी की इतना हम पहुंच जाएंगे। हाँ 100%। और अगर हम एक सक्सेस कोट बोल सकते हैं, एक सक्सेस स्टोरी बोल सकते हैं, एक सक्सेस ऐसा वर्ड बोल सकते हैं, अगर आप किसी को ये बोलना चाहो कि ये आपके लिए सक्सेस है, वो क्या है? मेरे फ्रेंचाइज सर, जो मेरे फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं वो मेरे से खुश है, वही मेरे लिए सक्सेस है। ओके सर। और जो एंड कस्टमर्स है और वो खुद अपने पोस्ट डाल रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं मेरे ब्रांड कप के साथ बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा लिए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। जी सर। और एक सक्सेस मंत्रा जो आप हमेशा फॉलो करते हैं? लाइक मैंने बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर से सुना है कि भाई किस्मत और मेहनत, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है सक्सेस। पर मैं इसमें तीसरी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो मेरी पर्सनल लाइफ में फील किया है कि किस्मत तो बहुत ज़रूरी है, मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग का चलाना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ब्रेन को सही टाइम पे सही समय पे यूटिलाइज तुमने नहीं किया तो बहुत सारे डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत सारे डिसीजन तुम्हारे पेंडिंग चले जाते हैं। तो सही टाइम पे तुम्हारे ब्रेन को तुमको सिग्नल देना पड़ता है। तो जिसके पास अच्छा दिमाग है वो अच्छे टाइम पे यूज़ करेगा, तो वो दूसरे दो कॉम्बिनेशन के साथ वो अच्छा बड़ा कुछ करेगा। राइट सर। सो दैट्स अ वंडरफुल मंत्रा। सर, मेरे थोड़े क्वेश्चंस हैं जो हमारे ऑडियंस ने हमसे पूछे थे। अच्छा। बट आपने एक्चुअली हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, लेकिन 2 रह गए। राइट। सबसे चीज़ है जो हमारी मम्मियाँ कहती हैं कि आइसक्रीम खाने से सर्दी हो जाती है, ये मिथ है या फैक्ट है?
नहीं, आइसक्रीम खाने से सर्दी नहीं होगी। अगर सर्दी हुई है तो आइसक्रीम को अवॉइड करना चाहिए। ओके आइसक्रीम या कोई भी ठंडी चीज खाने से सर्दी होती है, उसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल कलर्स है उससे सर्दी जल्दी होती है। ओके तो ये ज्यादा रोल आर्टिफिशियल कलर्स पे जाता है, जो आपको वायरल इन्फेक्शन दे सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन दे सकता है, उससे सर्दी होती है। ओके और जो वायरल इन्फेक्शन है वो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आइसक्रीम खाने से नहीं होती। आइसक्रीम ठंडी सर्दी हुई है तो आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। ओके और दूसरा क्वेश्चन भी है मेरा सर कि लोगों को एसिडिटी हो जाती है या बोलते हैं कि ये थोड़ा अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा केमिकल लोचा चल रहा है। उसमें मोस्टली लोग वेनिला प्रेफर करते हैं। हाँ, वही। बाय एक्सपीरियंस देखा गया जी है। जी बाकी आपको डॉक्टर सही से बता पाएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरी पर्सनल चॉइस बटर मिल्क रहती है, ओके जिसको हम लोग छाछ बोलते हैं। एसिडिटी में मतलब यूं फट से कमाल का काम करती है। आइसक्रीम से भी फास्ट उसमें होता है। ओके ओके तो आइसक्रीम खाने से एसिडिटी जाती है ऐसा कुछ नहीं है? डिपेंड करता है उसके पर्सन पे कि भाई उसको वेनिला चलता है तो खाए, बेहतर है। और बाकी मैं पर्सनली बोलूंगा कि बटर मिल्क बहुत बेस्ट है। तो सर हम आइसक्रीम के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन जब आइसक्रीम की शुरुआत हुई थी, द ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ आइसक्रीम, वो कैसे हुआ था? ये मतलब बहुत सालों पहले की बात है। तो हिस्ट्री की बुक्स में मैंने पढ़ा है कहीं कुछ हद तक, जैसे आइसक्रीम की जो इन्वेंशन है वो इटली में हुई कहीं ना कहीं, और कुल्फी की इन्वेंशन या बर्मा या इंडिया में हुई, मतलब ये ऐसा बताया जाता है जहाँ तक मेरे नॉलेज में। अभी ये जो आइसक्रीम जो पहले से बनता आया था, तो वो ट्रेडिशनल आपने सुना होगा नाम सांचा आइसक्रीम। ओके तो वो एक तरह का बकेट होता था लकड़ी का, उसमें एक मेटल की टैंक होती थी और साइड पे आइस के क्यूब्स होते थे और उसमें नमक डाला जाता था साइड पे, और बीच में उसको चर्न घुमा घुमा के अंदर आइसक्रीम बनता था। ओके आज भी बोलूंगा, अगर वो सही से बनाने वाला बंदा है तो सबसे बेस्ट आइसक्रीम वही बनेगा। ओके ठीक है। आज उसकी जगह मॉडर्न मशीन्स ने ले ली है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग होता है कि भाई उसमें कैपेसिटी नहीं होती उतनी बनाने की, तो एक और उसकी लाइफ भी कम होती है कि भाई वो 2 दिन में 3 दिन में कंज्यूम करना होता है। ओके लेकिन वो साचा आइसक्रीम इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। मतलब उसको देख के ही मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। ओके सो ये इस तरह से आइसक्रीम्स बनती थी। आइसक्रीम बनती थी। और नमक डालना, नमक और बर्फ का मैं वो भी नॉलेज दे देता हूँ। नमक इसलिए डाला जाता था कि बर्फ को जल्दी नहीं पिघलने दे और उसका टेम्परेचर माइनस में लेके जाए। ओके जब जैसे आपने देखा होगा दरिया में नमक होता है, समंदर में, समंदर का पानी कभी बर्फ जल्दी नहीं होता है, और बाकी पानी जल्दी ठंडी में बर्फ होता है। राइट समंदर के पानी में नमक होने की वजह से बर्फ नहीं होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर माइनस में जाता है। ओके तो आज ये तो इस तरह से वो आइसक्रीम बनता था उस टाइम। अच्छा उस मेथड। ओके सर। और आज की हमारे ऑडियंस को भी हम यही बोलेंगे कि जाइए 51 रेनबो पर, मज़े से आइसक्रीम खाइए और नेचुरल्स आइसक्रीम भी खाइए, और उनके कोको तो 100% पीजिएगा ही पीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो सर, और हमें इतना सारा नॉलेज आइसक्रीम्स के बारे में और डिफरेंट फील्ड के बारे में, बिजनेस के बारे में, IPO के बारे में देने के लिए। एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन द शो। मैं आप फ्यूचर में भी आपके साथ ये करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, वी आर लाइक ओपन हार्टेड, और दोनों हाथों से आपका वेलकम करते हैं इस शो पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस सच अ नॉलेज। थैंक यू सर। तो आपको पता था क्या जिलेटो, आइसक्रीम, सॉर्बे, इन सब के डिफरेंसेस? आपको पता था कि फ्रोज़न डिज़र्ट और आइसक्रीम में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है? लेकिन आज मुझे तो बहुत सारा नॉलेज मिल गया कि कौन सा ऑयल यूज़ होता है, किस तरह की आइसक्रीम्स हमें खानी चाहिए, और क्या चीज़ें हमें पढ़कर वो आइसक्रीम्स नहीं खानी चाहिए। लेकिन आफ्टर ऑल मैं एक ही चीज़ कहूँगी आपको कि यू एन्जॉय आइसक्रीम्स, वी एन्जॉय आइसक्रीम्स, एंड वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ओनली ऑन द ईशा टॉक शो। टिल देन फॉलो अस ऑन Instagram and subscribe us on YouTube.